चलो स्टूडेंट क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है किरण आरेखों का उपयोग करके अवतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें से फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। तो चलिए समझते हैं प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम के बारे में। चलो हल्ला बंद करो। चलो टॉपिक क्या है बताओ तो, कि प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम किसे कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है, क्या पढ़ रहे हैं, दर्पण पढ़ रहे हैं या लेंस पढ़ रहे हैं, हमको ये बताओ। अभी तुम सब क्या पढ़ रहा है, दर्पण या लेंस? दर्पण पढ़ रहे हो। तो दर्पण पर हमको क्या प्राप्त करना है? प्रतिबिंब का मतलब समझते हो ना, इमेज। हमको फोटो बनाना है, वो फोटो कैसे बनता है वही हमको समझना है। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम किसे कहते हैं। तो समझना कि इसका एक नियम होता है, तभी प्रतिबिंब बनता है। क्या नियम है समझो। ये बोला जा रहा है जब उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, देखो दर्पण दो प्रकार के कि तीन प्रकार के? तीन प्रकार के कहा जाता है, लेकिन दो ही प्रकार ज़्यादातर मायने रखता है। कौन कौन? गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण पढ़ा था ना। तो वही चीज़, ज़्यादातर दो ही उपयोग सबसे ज़्यादा है। यानी दर्पण के दो ही प्रकार सबसे ज़्यादा लिखता है। ठीक है। आलोक के जो तुमको बुक है उसमें कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। कितना? 3 लिखा हुआ है। समझ में आया? तो चलो दो प्रकार मेनली होता है, तो मान के चलो। अब गोलीय दर्पण का कितना है बताओ तो? दो। एक क्या है, उत्तल दर्पण, और एक है अवतल दर्पण। अब समझो ध्यान से समझो। यहाँ पर जब उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के सामने कोई उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण, हम बताए थे ना कैसा उत्तल दर्पण होता है। अगर अंदर से रंग दिया जाए तो कौन दर्पण, अब बाहर से रंग दिया जाए तो कौन दर्पण। समझ में आ गया? तो ये उत्तल अवतल समझ में आता है ना। चलो आगे है कि उसके सामने अगर हम वस्तु रख देंगे तो दर्पण है, और ओकरा सामने मानो यहाँ दर्पण है, उसके सामने हम क्या रख देंगे, वस्तु रख देंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा? तो हमको रख देती है वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बताओ उसका क्या प्राप्त होगा? प्रतिबिंब। अब हमको दर्पण है, उसके सामने रख देंगे तो क्या प्राप्त होगा? प्रतिबिंब। लाओ तो वही दर्पण। अब इस तो सब देखा है कि नहीं, इसे बताओ। ये जो दिख रहा होगा यहाँ पर, थोड़ा साफ कर दो इसको। ये दोनों दर्पण में तो सब मुंह देखा है कि ना, से बताओ। इसमें देख लो, यहाँ पर है ई जो है ना, ये साइड, इसको जब देखोगे तो ये देखना, इसमें ई जो है धंसा हुआ लग रहा होगा, ये अंदर की ओर। ठीक है। तो तुमको अवतल दर्पण में हम बतैबो किए थे कि क्या होता है, धंसा होता है। तो देखो ये क्या होता है, धंसा हुआ है। इसमें तुम सब अपना मुंह देखो, देखो इसमें कितना बड़ा मुंह दिख रहा होगा, देख रहा है ना। ये कौन दर्पण है बताओ तो? अवतल। इसी को हम ऐसे कर कर देखेंगे तो देखो हमें कितना छोटा दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसमें कितना छोटा हो गया। तो इस दर्पण का जो होता है ना, सतह जो होता है, एक सतह होता है धंसी हुई, हम बताए थे ना, जिसका परावर्तक सतह धंसी हुई। तो देखो ये अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है। तो कौन दर्पण है बताओ तो? अवतल दर्पण है। इसमें बड़ा साइज का मुंह दिख रहा होगा। ई है, इसमें देखो इसका परावर्तक सतह उभरी हुई है, और देखने में भी लग रहा है कि उठा हुआ, ये किधर है, धंसा हुआ है। तो ये कौन दर्पण है बताओ तो? उत्तल दर्पण है। तो यही है मेन दर्पण। तो जैसे ही हम वस्तु है और ये दर्पण है, इसके सामने रखे तो मेरा उसमें क्या दिख गया, प्रतिबिंब दिख गया। तो यहाँ भी तो वही कहा जा रहा ना कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है तो उसका क्या बनता है। अब प्रतिबिंब तभी प्राप्त होता है जब दो परावर्तन बिंदु जो है ना, उसका कटान समझते हो, जब दो परावर्तन किरण जो होती है वो कहीं पर जाकर कटती है। जब दो गो परावर्तन बिंदु किरण जो होगा, जो दो गो परावर्तन किरण होगा, वो कहीं ना कहीं जाकर वो क्या करेगा, कटेगी। तो जो कटता है वहीं पर क्या प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है। उसी नियम को प्रतिबिंब प्राप्त करने का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। ठीक है। तो अवतल दर्पण का जब तुम बनाने जाओगे तो इसमें प्रतिबिंब जो होगा ना, तुमको कभी दर्पण के सामने बनेगा तो उसका प्रतिबिंब कभी दर्पण के पीछे बनेगा। इनमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना।
और अवतल दर्पण में, समझ में आया। और उत्तल दर्पण में सिर्फ बनता है तो सब दर्पण के जाकर पीछे बनता है। ये अभी हम बताएंगे, जो हम बोले हैं ना, इसका हम अभी प्रूफ करके बताएंगे कि कैसे अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। फिर एक और परिभाषा है इसके लिए कि दो किरणों का उपयोग करके प्रतिबिंब का पता लगाया जाता है। देखो हम क्या बताएं कि प्रतिबिंब का पता तभी लगा पाओगे, प्रतिबिंब तभी बनता है जब क्या वो किरण चाहिए, तो दो किरणों का, आपतित किरण की दर्पण के टक्कर खाने के बाद वाला किरण, दर्पण के टक्कर खाने के बाद, यानी परावर्तित किरण ही जो दूगो जाकर कटेगा कहीं पर, दूगो परावर्तित किरण, तो ही वहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसका पता लगाया जाता है, इसी नियम को प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम कहते हैं, या उसके तरीका को समझते हैं। आया समझ में? तो इस समझ में आया परिभाषा क्या कहता है। प्रतिबिंब तभी प्राप्त होता है जब तुम दर्पण के सामने वस्तु रखो, और वस्तु रखो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और प्रतिबिंब तभी प्राप्त होगा जब दो गो परावर्तित किरण कहीं पर जाकर कटेगा। कट गया तो समझो प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। कैसे होगा, तो अब इसका तो प्रूफ है पूरा होगा, ठीक है। तो इसका नियम जो होता है ना, इसका कई गो नियम होता है, नियम के तहत काम करता है। तो बताइए समझ में आया परिभाषा। एक और परिभाषा है जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, बुक वाला समझ लो। देखो नेक्स्ट परिभाषा क्या है इसमें समझना, कि जब अवतल दर्पण के सामने, याद रखना अभी तुमको हम पूरा जो दर्पण पर प्रतिबिंब जो प्राप्त करने का जो नियम बताएंगे वो पूरा A to Z अवतल दर्पण से। किस दर्पण से, तो समझ लो अवतल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब अभी यहाँ पर बनेगा। पहले तो नियम समझ लेंगे और तब प्रतिबिंब प्राप्त करने चलेंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि जब अवतल दर्पण के सामने, क्या लिखा हुआ है, जब अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी जाती है। क्या रखी जाती है, किस दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को क्या किया जाता है, रखी जाती है। तो समझना क्या होता है कि एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा बताओ तो, एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, याद रहेगा। अवतल दर्पण के सामने अगर हम वस्तु को रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, चाहे कोई भी दर्पण होगा सामने रखोगे तो क्या प्राप्त होगा। अब प्रतिबिंब उस बिंदु पर तब प्राप्त होता है, देखो प्रतिबिंब उस बिंदु पर तब प्राप्त होता है जब कम से कम दो परावर्तित किरणें, बताओ हम बताए थे ना कि कम से कम कितना परावर्तित किरण चाहिए, कम से कम 2 गो परावर्तित किरणें उस बिंदु पर मिलती है। पता है ना, एक कभी उस बिंदु पर जाके ओरिजिनल यानी वास्तविक से जाकर मिल जाएगी, या उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, या कभी ऐसा भी केसेस आता है अवतल दर्पण में कि उस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है, कभी मिलती है तो कभी मिलती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार उन दो किरणों का उपयोग करके, अब जो 2 किरणें था, मिला था, कभी मिलती है या कभी मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार उन 2 किरणों का उपयोग करके प्रतिबिंब का पता लगाया जाता है। समझ में आ गया। इस प्रकार उन 2 किरणों का उपयोग करके प्रतिबिंब का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने का क्या कहलाता है, समझ में आ गया। बताओ तो क्या बताए हैं। जब अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब उस बिंदु पर तब प्राप्त होता है जब कम से कम 2 परावर्तित किरणें उस बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार उन 2 किरणों का उपयोग करके प्रतिबिंब का पता लगाया जाता है, जो प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम कहलाता है। आया समझ में। क्या बता दिए, एक बार फिर समझा दे रहे हैं, समझना। जब अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब प्रतिबिंब उस बिंदु पर तब प्राप्त होता है जब कम से कम 2 परावर्तित किरणें उस बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अरे हल्ला नहीं करो। इस प्रकार उन 2 किरणों का उपयोग करके प्रतिबिंब का पता लगाया जाता है, जो प्रतिबिंब प्राप्त करने का क्या कहलाता है। अब बढ़िया से समझ में आ गया। तो बताओ अवतल दर्पण में मिलती है और मिलती हुई प्रतीत भी होती है, दोनों बात बोला गया ना नियम में। तो देखना वो दोनों नियम का ये जो बोला है वो दोनों यूज होगा वहाँ पर। तो चलो अब समझते हैं आगे की बात क्या है कि गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए कितने नियम हैं गोलीय दर्पण में। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। तो गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए 4 नियम है। कितने नियम है, 4 नियम है। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण का कौन प्रकार होता है, अवतल दर्पण।
तो चलो सबसे पहले हम अवतल दर्पण समझते हैं। कौन दर्पण? तो अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट बताओ तो क्या लिखा हुआ है? अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख की क्या? किरण आरेख समझते हो? अभी पूरा किरणें आरेख से समझाएंगे नियम को। पहले हम नियम समझेंगे तब चलेंगे प्रतिबिंब प्राप्त करने। हम जब तक नियम को न समझेंगे तब तक हमसे प्रतिबिंब प्राप्त होने में कठिनाई होगा। समझ ही नहीं आया कैसे प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए पहले नंबर हम रूल रेगुलेशन समझेंगे, उसको प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम कहेंगे। तो समझ में आ गया? तो अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट, नियम नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट है क्या कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, देख लो कौन दर्पण बोला जा रहा है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण चलो हम यहाँ पर बनाते हैं, खाली जगह यहाँ पर हम यहाँ पर अवतल दर्पण बना रहे हैं। समझना, अवतल दर्पण बनाने आता है ना? बताओ तो एक हम सेंटर लेके इससे हमें खींच देंगे तो ये अवतल दर्पण होगा। क्या बना रहे हैं? अवतल दर्पण। अब बाहर से इसको कलाई नहीं किया जाता, पता है ना? तो चलो ये अवतल दर्पण बनाए। अब बाहर से इसको हमने क्या कर दिया? कलाई कर दिया, रंग दिया। तो कौन दर्पण बन गया बताओ तो? बताओ तो बिना सेंटर का कोई बनता है? तब मान के चलो यहाँ पर वो क्या है? सेंटर है। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें। अब बताओ प्रधान अक्ष, हम बताए थे प्रधान अक्ष किसका कहते हैं? बताए थे, याद है? किसको कहते हैं प्रधान अक्ष बताओ तो? कि दर्पण का जो ध्रुव होता है, तो ध्रुव कहाँ होता है? यही ना होता है। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? याद है कि भूल गया? है ना याद? चलो तो हम यहाँ पर हम एक प्रधान अक्ष बनाते हैं। बना दिया प्रधान अक्ष। यहाँ पर P हो जाएगा मतलब ध्रुव, और ये C हो जाएगा, और C और P को यानी P और C या चाहे C और P को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या बोले हैं? प्रधान अक्ष। तो समझ में आ गया? हम एक एक बात को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। समझना, सबसे पहले क्या बोला? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बना दिए के प्रधान अक्ष के समांतर, तो प्रधानो अक्ष बना दिए पहले। अब उसके समांतर आती प्रकाश की किरणें। अब इसी के समांतर एक प्रकाश की किरणें क्या कर रही है? तो हम इसी के पैरेलल एकदम समांतर प्रकाश की किरणें को लाएंगे। ला दिए, ला दिए। आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, तो बताओ दर्पण पर पड़ा तो परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। किससे गुजरती है? फोकस से गुजरती है। तब बताओ अब यहाँ से ये और ये दोनों के बीच में मान के चलो यहाँ पर क्या है? अब परावर्तन के बाद जैसे इधर जाएगी तब मान के चलो कि परावर्तन के बाद इससे होकर गुजर गए, गुजर गए। मान के चलो परावर्तन के बाद ऐसे होकर चली गई, तो जहाँ से वो कट मारी है ना प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर, उसी को क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। उसी को क्या बोलेंगे बताओ तो? फोकस कहते हैं। तो बताओ ये समझ में आया? क्या बताए कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर। तो अवतल दर्पण हमने सबसे पहले बनाया, प्रधान अक्ष बना दिया। प्रकाश की किरणें, तो वो प्रकाश की किरणें हैं। दर्पण पर पड़ा तो परावर्तन हुआ, और परावर्तन के बाद परावर्तन हो गया। और परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष से किस बिंदु पर मिला? इस बिंदु पर मिला है। इस बिंदु पर मिला, उसको क्या बोलते हैं? तो उसी फोकस से होकर ना गुजर गए। फोकस से होकर क्या कर गए? गुजर गए। दूसरी बात भी लिखा हुआ है कि मुख्य अक्ष, इसी का शॉर्ट में बताया गया है, डायरेक्ट है कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश की किरण आएगा। तो इसके समांतर प्रकाश की किरण आएगा तो परावर्तन के बाद किससे गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। तो एक बात यहाँ याद हो गया, कभी भी कोई भी दर्पण हो, प्रधान अक्ष के समांतर अगर वो प्रकाश की किरण आएगी तो किधर से होकर जाएगी? तब परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। ये हमेशा याद रहेगा। ये भूल गया तो तुम्हारा केसेस समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, स्थिति समझ ही नहीं आएगा कि सर जी आप कैसे परावर्तित किरण ला के कैसे कटान करके प्रतिबिंब प्राप्त कर दिए। तो इस बात समझ में आ गया कि दर्पण से प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु से वह गुजर जाएगा, यानी कि फोकस से होकर गुजर गया, तो ये फोकस से होकर गुजर गया। तो कैसे बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएगा तो परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगा?
एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगा तो किससे गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। हमेशा याद रहेगा। तो पहला बात याद रह गया कि प्रधान अक्ष के समांतर किरण आएगा, किस अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर किरण आएगा तो किससे होकर गुजरेगा बताओ तो, फोकस से होकर गुजरेगा। तो एक बात समझ में आ गया, तो क्लियर हो गया। अब चलो दूसरा नंबर बात को समझने चलते हैं। पहला नियम खत्म, पहला नियम क्या हुआ, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट बात है कि अवतल दर्पण से, रे पीछे क्या कर रहा है तू, अवतल दर्पण से अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर, क्या बोलेंगे कि अवतल दर्पण के, अब किससे हमको प्रकाश की किरण ले जाना है, वक्रता केंद्र से होकर, यानी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण। अब बता कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो सबसे पहले फिर हमने क्या बना देंगे, यहाँ पर एक अवतल दर्पण हम बना देंगे। बताइए कौन दर्पण बना, वक्रता केंद्र, क्या बोला है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली। तो वक्रता केंद्र तभी होगा, बिना सेंटर के तो ये दर्पण बन ही नहीं सकता, ये तो पते है। बना दिए एक दर्पण। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, P हो जाएगा और यहाँ पर C, इसको दोनों के मिला देंगे तो उसका नाम क्या पड़ेगा बताओ तो, प्रधान अक्ष। तो इसे सब पते होगा थोड़ा से। बताइए ये कौन अक्ष निकल के आया सामने, प्रधान अक्ष। अब बोला वक्रता केंद्र C की दिशा में आपतित होती है। बताओ वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, तब वक्रता केंद्र से प्रकाश जाएगी, तो यह ना वक्रता केंद्र से, तो इधर से प्रकाश लाओ चाहे इधर से प्रकाश दो, ठीक है। हमको किससे ले जाना है प्रकाश, वक्रता केंद्र से। यहाँ प्रकाश किससे ले गए थे, तब प्रधान अक्ष के समांतर ले गए थे, तो प्रधान अक्ष एक समांतर लेकर गए थे। और इसमें प्रकाश या तो ऊपर से वक्रता केंद्र से लेके जाओ और नहीं तो नीचे से वक्रता केंद्र पर लेके। कहाँ टक्कर मारना है, दर्पण पर। तो बताओ कहाँ से लाए, ऊपर से कि नीचे से, कहाँ से लाए बताओ तो, ऊपर से लाए। तो ऊपर से लाएंगे तो ऐसे होगा, नीचे से लाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो चलो ऊपर से ही लाते हैं प्रकाश की किरण। तो इधर से मानो कि कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आया और वक्रता केंद्र से होकर कहाँ जाकर मिला, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर टक्कर खाया। जैसे ही पर खाया तो परावर्तन होगा, दर्पण है इधर के रंगल है तो परावर्तन है ना होगा। तो मानो कि इधर से आ रही थी और जैसे टक्कर मारा तो क्या कहता है कि पुनः परावर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाती है। तो देखो इस पर परावर्तित हुआ ना, तो इधर परावर्तित होता ऐसे होकर नहीं आया था, लेकिन ये तो प्रधान अक्ष के समांतर गया तब ना इसे हुआ। और इसमें वक्रता केंद्र से जा रही है इसलिए ये इधर उधर नहीं जाएगी, मेन सेंटर से जा रही है। दर्पण के कौन सेंटर से, मेन सेंटर से जा रही है, इसीलिए मेन सेंटर से जाता है ना तो ये इधर उधर कहीं नहीं जाती है, पुनः वापस उसी माध्यम में क्या करती है, लौट जाती है। पुनः वापस उसी माध्यम में क्या कर गई, लौट गई। तो याद रहेगा अवतल दर्पण में ऐसा कौन सी स्थिति है जिसमें प्रकाश का परावर्तन जब होता है तब पुनः उसी दिशा में लौट जाता है। यानी वक्रता केंद्र से जब प्रकाश जाती है तो पुनः उसी दिशा में क्या करती है, प्रकाश का किरण जब अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। मत भूलना कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। और जब अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से प्रकाश जाती है तो परावर्तन के बाद कहाँ जाती है, पुनः उसी दिशा में क्या करती है, वापस लौट जाती है। समझ में आया। इसमें भी वही बात लिखा हुआ है कि जब कोई किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C को, वक्रता केंद्र किसको, C को दिशा में जाती है, यानी C के दिशा में, यानी C के दिशा में आपतित होती है। आपतित का मतलब आना, बताए थे पिछला क्लास में कितना ज़्यादा बताए हुए आपतित किरण के बारे में। आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन, इस पर परा दर्पण पर क्या हुआ, परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस क्या करती है, यानी कि जैसे आई थी तन को इधर उधर नहीं, थोड़ा भी इधर उधर नहीं, पुनः उसी दिशा में क्या कर गई, लौट गई। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं। चलो पीछे बतिया रही है, बताते हैं अभी। अवतल दर्पण के अब चलो तो दूसरा का नियम समझ में आ गया। अब तीसरा का नियम समझो क्या है। अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली, अब क्या है कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली, फिर अवतल दर्पण बनाएंगे। तो चलो एक अवतल दर्पण हम यहाँ बनाते हैं। कौन दर्पण बनाए बताओ तो, अवतल दर्पण बनाए हो तो बिना क्या केंद्र के बनेगा, अब बिना P के प्रधान अक्ष बनता है, केंद्र और P ले ही के चलता है ना।
तो यानी सी और पी को जो मिलाने वाली रेखा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। तो सी और पी को मिला दिए ना। बोल क्या जा रहा है यहाँ पर समझना, अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली है। इसमें था अवतल दर्पण के वक्रता से होकर गुजरने वाली, अब इसमें किससे होकर गुजरने वाली? तब बताओ फोकस कहाँ होगा? ये दोनों के बीच सेंटर में होगा। तब मान के चलो ये दोनों के बीच में क्या है? फोकस है। याद रहेगा ना, पी और सी, पी क्या है तो ध्रुव है, सी क्या है तो वक्रता के, नहीं दोनों के बीच में क्या रहता है? फोकस रहता है। तो अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण तो फोकस से होकर गुजर रही है। तो किधर से लाए? नीचे से लाए कि ऊपर से लाए? ऊपर से लाए। तो चलो ऊपर से लाते हैं तो ऐसे बनेगा फिगर, नीचे से लाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ऊपर से ही कह रहा है तो ऊपर से ही लाते हैं। तो ऊपर से हमने प्रकाश की किरण लाया, कहाँ? डायरेक्ट फोकस से होकर ना गुजर रही है। तो हमको जो बोला वही काम कर रहे हैं, नियम जो कह रहा है उसी को हम फॉलो करते जा रहे हैं। अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली वो भी क्या? प्रकाश की किरण। तो बताओ फोकस से होकर गुजर रही है क्या? प्रकाश की किरण। और जैसी किरण गुजरती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो प्रधान अक्ष यही ना है, एकरा वो क्या हो जाएगी? तो बताओ ऐसे होकर वो क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। बताओ प्रधान अक्ष के समांतर ना हो गया? प्रकाश की किरण ऊपर से आई, फोकस से गुजरी और जैसी दर्पण में पड़ा प्रधान अक्ष से क्या हो गए? समांतर हो गए। समझ में आया? फिर देखो यही बात यहाँ लिखा है, जब कोई किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है, तो फोकस की दिशा में आपतित हुआ है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष को तो दूसरा नाम मुख्य अक्ष न है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। तो मुख्य अक्ष से क्या हो गया? बताइए किसका उल्टा है? पहलक्का नियम का है कि नहीं? जब प्रधान अक्ष के समांतर था तो किससे गया? फोकस से। अब फोकस से ले गया तो केकरा समांतर हो गया? प्रधान अक्ष के समांतर हो गया। तो बात समझ में आया कि नहीं? तो एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। अब चलो चौथा नियम को समझाते हैं। यदि कोई किरण अवतल दर्पण के ध्रुव की दिशा में, फिर अब अवतल दर्पण बोला है ना, तो चलो हम एक अवतल दर्पण पहले बना लेते हैं। और क्या बोला है? किरण अवतल दर्पण के ध्रुव की दिशा में। तो बताओ बिना सेंटर के तो पहले ये दर्पण बनता ही नहीं है। तो सब जब बनाना ना तो प्रकाल से बनाना, घींच के ऐसे। ठीक है, अब वहीं पर जहाँ रखोगे सेंटर वाला वहीं पर क्या बना देना? तो और सी हो जाएगा। ठीक है, बताओ इतना बात समझ में आया? ये ध्रुव है और ये सेंटर है। कह रहा यदि कोई किरण अवतल दर्पण के ध्रुव की दिशा में आपतित होती है, ध्रुव तो यही है ना, इसके दिशा में क्या होगा? यानी इसी पर आपतित होगी। तब बताओ इस पर हम आपतित कर देते हैं। तब तो तुझे समझ ही रहा है। एक दो गो बताओ बस, इतने में जब समझने आ जाए तो लग जाता है कि बच्चा को समझ में आ गया। अब बताओ क्या किए कि ध्रुव पर यह आपतित हो गया। बोला था ना यहाँ पर कि ध्रुव की दिशा में आपतित होता है, तो वह जितने कोण के साथ आपतित हुआ, बताओ यहाँ पर जितना कोण के साथ वो क्या हुआ? यहाँ पर मान के चलो कुछ ना कुछ एंगल तो बनाया होगा, कुछ ना कुछ कोण तो बनाया होगा। परावर्तन के बाद परावर्तन हुआ और उसके बाद तो ये पर परावर्तन होगा, यहाँ पड़ेगा तो परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद उतने ही कोण से वापस जाएगी, तो उतने ही कोण से फिर क्या करेगी? तो मान के चलो उतने ही कोण से ही क्या कर जाएगी? बताओ उतने ही कोण से क्या कर गई है? तो बताओ ये ऐसे हुआ और ये उतने ही कोण से क्या हुआ? वापस हो गए। बताओ ये समझ में आया? कह रहा है कि यदि कोई किरण अवतल दर्पण के ध्रुव की दिशा में, तो ध्रुव की दिशा में आपतित हो गया, तो आपतित होते हुए जा रही है, वह जितने कोण के साथ आपतित होती है परावर्तन के बाद उतने कोण के साथ वह क्या किया? वापस भी हो गई। समझ में आ गया? वापस हो गई। अवतल दर्पण में दूसरी बात क्या है कि अवतल दर्पण में किरण जिस कोण के साथ आपतित होती है उसी के कोण के साथ वह क्या होती है? तो बताओ परावर्तित हो गई। तो इससे क्या समझ में आएगा? कुछ नियम तुमको दिखा रहा है, ऐसा पढ़ा था, ये किसका नियम की तरह काम कर रहा है? हाँ, प्रकाश के परावर्तन की तरह ही लग रहा है, और वही है ये है। ठीक है, वही है ये है कि यहाँ मेन सेंटर पर ध्रुव पर पड़ा, जितने एंगल के साथ ध्रुव पर पड़ा है उतने एंगल के साथ वह परावर्तित होकर भी निकल गई है। आगे समझ में? तो ये भी तुम्हारा 4 नियम क्लियर हुआ। अब बताओ हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देख के नहीं बताना, पहले समझ लो क्या आप बताए थे। पहला क्या बताया था कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, तो यहाँ अवतल दर्पण है, प्रधान अक्ष यही है, इसके समांतर आती प्रकाश की किरणें
परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, तब बताओ परावर्तन के बाद किससे होकर गुजर गए? तो पहला बात याद रहेगा, बताओ तो जब अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण जाएगी तो किससे होकर गुजरेगी? याद रहेगा, प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से होकर क्या कर जाएगी? गुजर जाएगी। किससे? परावर्तन के बाद कि बिना परावर्तन पहले? परावर्तन के बाद। दूसरा नियम है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण। अब अवतल दर्पण है, वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण क्या किया? गई, तो परावर्तित होकर पुनः उसी दिशा में क्या कर गए? तब बताओ, इस पर पड़ा, परावर्तन हुआ, अपरावर्तित किरण कहीं इधर उधर गया नहीं, मेन सेंटर से गया है तो पुनः उसी दिशा में क्या कर गए? जिस दिशा से, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से क्या कर गए? लौट गई। थोड़ा भी इधर उधर हुई नहीं। चलो, तो दूसरा नियम भी समझ में आ गया। तीसरा, अवतल दर्पण की फोकस से होकर गुजरने वाली, तो ये अवतल दर्पण है। अब बताओ, फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण जब परावर्तन होता है दर्पण से तो कैसे होकर जाती है? तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर होकर निकल जाती है। तो ये भी बात समझ में आ गया। और ये तुम्हारा फर्स्ट रूल के सिर्फ उल्टा है, सीधे क्या है? उल्टा है। समझ में आ गया। अब रूल नंबर 4 है, यदि कोई किरण अवतल दर्पण के ध्रुव की दिशा में आपतित होती है। अब बताओ, अवतल दर्पण की किस दिशा में आपतित हुई? ध्रुव की दिशा में, तो वह जितने कोण के साथ आपतित होगी परावर्तन के बाद उतने कोण के साथ क्या करती है? वापस भी हो जाती है। जितने कोण के साथ आपतित हुई उतने कोण के साथ क्या हो गई? परावर्तित भी हो गई। तो देख लो, यहाँ जितने एंगल के साथ मान के चलो कि आई है और उतने एंगल के साथ ये क्या कर गए? लौट भी गई। तो बताओ, ये समझ में आ गया। तो ये अवतल दर्पण से रिलेटेड ये 4 नियम तुम्हारा क्लियर हो गया। अब इसी में जस्ट फिर आता है उत्तल दर्पण में। तो पहले हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण के बारे में पूरा समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है टॉपिक बताओ तो? अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का क्या निर्माण, यही ना है। हमको अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण, हमको कौन दर्पण बनाना है? अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या बना लेते हैं? अवतल दर्पण। तो चलो एक अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण बनेगा कैसे? केंद्र से कि बिना केंद्र से? केंद्र को ले ही के बनाएंगे। तो मान के चलो तुम यहाँ पर एक केंद्र रखना, एक अवतल दर्पण क्या करना? बना देना। सही है रे? चलो रे बुआ सा, सही है ना? पहले ही सही था क्या? चलो समझना है हमको। बताओ तो, दर्पण बिना केंद्र से बनता है? अब केंद्र दर्पण बनाए हैं तो दर्पण तभी होगा जब एक बगल से रंगेगा। अभी कौन दर्पण बनाना है? अवतल दर्पण। तो इधर से हम इसको क्या करते हैं? कलाई कर दिए, मतलब इसको हमने रंग दिया। अब क्या करेंगे कि दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर हमने पी कर दिया, ध्रुव हो गया। स्केल लाओ तो। अब हमको ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाएंगे, ये दोनों के हम मिलाएंगे तो हमको क्या बनेगा बताओ तो? मिलाने से हल्ला नहीं करो। ये बताओ तो हमने क्या बनाया? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हमने बनाया है। तो इसको हम वक्रता केंद्र कह सकते हैं। भाई केंद्र है तो तू वक्रता केंद्र ना, वक्रता केंद्र। और यहाँ क्या है? ये ध्रुव है। ठीक। अब इसके बाद हम इतना समझ लिए कि ये पी है और ये क्या है? सी है। तो ये वक्रता केंद्र हो गया और ये ध्रुव है। क्लियर। अब हमको क्या करना है कि हमको ये समझना है कि प्रतिबिंब का निर्माण। तब बताओ, प्रतिबिंब का निर्माण तभी होता है जब वस्तु होता है। बिना वस्तु के दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है। अब हम वस्तु इस पर कहाँ कहाँ रखेंगे? पहले हमको ये समझना है कि इस पर वस्तु हम कहाँ कहाँ रखेंगे कि हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तब बताओ, हम वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे? तो ये देख लो, यहाँ पर पी है और यहाँ क्या है? सी है। इसमें एक फोकस भी होता है, तुमको पता है? फोकस कब होता है? कैसे पता चलता है फोकस का? जब कोई भी किरण आती है दर्पण पर पड़ती है और दर्पण पर पड़ने के बाद वो परावर्तन होता है और परावर्तित किरण जो होता है
प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को काटती हुई निकलती है उसको क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। तो समझ में आया? तो चलो हम मान के चलो कि यहाँ पर वो काटती हुई निकल गई, तो इसको हम क्या बोल दिए? फोकस। उसको हम क्या बोल दिए बताओ तो? फोकस कह दिए। क्लियर? फोकस को हम किससे सूचित करते हैं? अब बताओ, इतना बिंदु क्लियर समझ में आ गया? अब हमको बनाना है इसका, इस पर अवतल दर्पण पर विभिन्न विभिन्न प्रकार का क्या बनाना है? प्रतिबिंब बनाना है। तो चलो अब हम ये समझते हैं वस्तु की स्थिति क्या होता है। हमको जो है ना याद करने का यहाँ पर एगो ट्रिक के रूप में समझना है। ट्रिक के रूप में एकदम, अभी ट्रिक मतलब 2-4 गो बात बोलेंगे पूरा ये टेबल समझ में आ जाएगा। ठीक है? क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको वस्तु रखेंगे, तब ना उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो बताओ, यहाँ P है और यहाँ F और यहाँ C है, इसके बाद कुछ ना है, तो यहाँ से क्या है? अनंत है। क्या है? अनंत। अनंत का चिन्ह ऐसी ना होता है। ना समझ में आएगा तो हम लिख देते हैं क्या है? अनंत है। बगल में लिख देते हैं कि क्या है बताओ तो? अनंत है। याद रहेगा ये क्या है? अनंत। मैथ में तो ऐसा ऐसा बहुत ही यूज होता है, पता है ये चीज़। अब चलो समझना यहाँ ध्यान से। बताओ, ध्रुव पर हम वस्तु को रख सकते हैं? ध्रुव तो दर्पण पर है, और दर्पण के मेन केंद्र बीच सेंटर पर। बताओ, दर्पण के मध्य बिंदु पर है, इस पर हम वस्तु रख देंगे तो क्या बुझाएगा प्रतिबिंब? तो नहीं रखेंगे, तो थोड़ा इधर रखेंगे, तो इसके और इसके बीच में हम कहीं रख सकते हैं। तब बताओ, 1 नंबर स्थिति यहाँ हो जाएगा, ये दोनों के बीच में। ठीक है, हम ये भी स्थिति गिन के बताएंगे कि ऐसे ज़्यादा दर्पण पर हम प्रतिबिंब नहीं बना सकते, इतने हम रख ही सकते हैं। तो बताओ, 1 नंबर स्थिति ये हो गया। बताओ, दूसरा नंबर हम कहाँ रख सकते हैं? क्योंकि यहाँ रखेंगे तो होगा नहीं, P और F के बीच में हम कहीं रख दिए। दूसरा का नंबर हम कहाँ रख सकते हैं? F पर रख सकते हैं। तो बताओ, यहाँ क्या रख दिए? F पर। तो क्या नंबर स्थिति हो गया? दूसरा नंबर स्थिति हो गया। तीसरा नंबर स्थिति बताओ तो कहाँ होगा? F और C के बीच। इसी के बीच में हम कहीं ना कहीं वस्तु को क्या रख सकते हैं? रख सकते हैं। तो यहाँ F और C के बीच में हम वस्तु को रख दिए। कहीं रख देना, तुम यहाँ भी रखोगे, यहाँ भी रखोगे, लेकिन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है? अब बताओ, अब कहाँ रख सकते हैं? C पर। तो बताओ, ये C पर रखेंगे तो चौथा नंबर स्थिति हो गया। अब कहाँ रख सकते हैं? C और अनंत के बीच। तो मान के चलो यहाँ रख दिए, तो कितना नंबर स्थिति हो गया? 5वां नंबर हो गया। इसके बाद बताओ, अब कहाँ रख सकते हैं? अनंत पर। क्योंकि अब हम कहेंगे क्या, ये दोनों के अनंत और C के बीच में तो रख ही दिए। अब कहेंगे तू कहाँ से आ रहा है? अब अनंत से आ रहा है, तो हम कह देंगे कि तुमको अनंत पर रख दिए। तो कितना नंबर स्थिति हो गया? अब बताओ, इतना स्थिति समझ में आ गया? अब कोई पूछेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कौन कौन स्थिति पर रख सकते हैं, तो बताओ, तो कै गो स्थिति पर रख सकते हैं? 6 गो स्थिति पर हम वस्तु को रख सकते हैं। 6 स्थिति का नाम बताओ तो कौन कौन है? पहला P और F के बीच, याद हो जाएगा। बस एगो बनाना ऑटोमेटिक समझ में आएगा, जैसे जैसे बनाए हैं समझ में आया है ना। अपने इधर में समझते हुए चल जाएगा, बढ़ते हुए चल जाएगा कि क्या होगा। पहला P और F के बीच। दूसरा का क्या है? F और F पर। दूसरा का कहाँ है? और तीसरा का है F और C के बीच। और चौथा कहाँ है? C पर ही। और 5वां कहाँ है? C और अनंत के बीच। और छठा कहाँ है? तो बताओ, क्लियर हो गया? तो यही चीज़ देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको अब याद करने की जरूरत पड़ेगा। देखो ये चीज़ यहाँ बिंब की स्थिति है, हम तुमको बता रहे हैं। बिंब मतलब क्या होता है? अगर हम तुमको कहें बिंब, तो फिजिक्स के भाषा है। फिजिक्स की भाषा, अगर अपनी भाषा में कहेंगे कि तुमको तो हम वस्तु कहते हैं। इसी बिंब से क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो इसको हम कहते तू इमेज बन गया, तू फोटो बन गया। क्लियर समझ में आ गया? तो यही है, देखो बिंब की स्थिति। स्थिति का मतलब पोजीशन, इसका कहाँ कहाँ पोजीशन है। तो इस अवतल दर्पण पर 6 जगह स्थिति इसका बन ही सकता है। क्या इससे कम हो सकता है? तो हो तो सकता है, 4 गो 3 गो तो हो जाएगा हम करेंगे तो, लेकिन अभी वो अधूरा रहेगा। 4 गो करके अधूरा रख ले रहेंगे, 6 गो करेंगे तो अधूरा पूरा हो जाएगा। क्या 6 गो के ज़्यादा भी कर सकते हैं? अब अनंत पर हम चल ही गए, उसके बीच में होइए गए, C पर होइए गया, F और C के बीच होइए गया, F पर होइए गया P और F। तो अब कहाँ है जगह? तो कहाँ है इसमें रखने का? अब प्लस में अब है कहीं और जगह स्थिति जो रख दे? तो बताओ, एकरे बीच में तो है। तो इतना ही स्थिति होगा अवतल दर्पण में। बढ़ा सकता है इससे? तुमको लग ही नहीं रहा, किधर बढ़ाएगा? कम कर सकता है, तो कम करेगा, लेकिन वो क्या रहेगा? अधूरा रहेगा। तो समझ में आ गया? तो देखो ये स्थिति जो यहाँ लिखल है, तुमको याद करने की अब जरूरत पड़ेगा। तुमको क्लियर हो गया? पहला देख लो क्या है? P और F के बीच। तो देखो P और F के बीच। दूसरा क्या है? F पर। तो देखो F पर। तीसरा कहाँ है? F और C के। तो F और C के बीच। तीसरा चौथा कहाँ है? C पर। और 5वां कहाँ है? C और अनंत के
और छठा कहाँ है? तब बताइए, लाइनिंग से हर एक बात समझ में आ गया, कैसे कैसे किया समझ में आ गया ना। अब चलो, अब हमको समझना है कि इसका जो है ना प्रतिबिंब का निर्माण, तब प्रतिबिंब अब कैसे कैसे बनेगा। ये सब तो जगह पर वस्तु रखेगा, अब प्रतिबिंब बनेगा ना, तो ये जो इतना बड़ा टेबल दिख रहा है इसको हम तुमको चुटकी में याद करवाएंगे। अभी तुमको तन को लगवे नहीं करेगा कि अब कैसे इतना बड़ा को आप बता दिए। समझना, सिर्फ तरीका समझोगे समझ में आ जाएगा, ओकरे का ट्रिक में हम समझना है। अब बताओ, ये दर्पण बनाए हैं तो केंद्र से बना है, और केंद्र एकदम मेन सेंटर होता है, तो बीचों बीच इसको दो भागों में बांट लेना। तो यहाँ है ना सेंटर, तो यहाँ से हमने कै भाग में बांट लेंगे बताओ तो? दो भागों में इसको हम बांट लेंगे। एक भाग कहेंगे तुम इधर हो जाओ और एक भाग तुम इधर हो जाओ। आया समझ में? एक भाग तुम इधर हो जाओ और एक भाग इधर हो जाओ। दो भागों में हमने क्या किया। अब कहेंगे कि तुम जो दो भाग में बटा है, यानी कि मान के चलो कि हम ही यहाँ पर खड़ा है और ये जो बीच है हमारा, ये क्या है? मेन सेंटर है। इधर बगल हो गया और एगो इधर बगल हो गया, यही ना हुआ। इधर बगल जितना जाएंगे वो क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि हम दर्पण की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो हम दर्पण की तरफ है, इधर से हम मेन सेंटर से इधर क्या हो जाएंगे? दर्पण से दूर होते जाएंगे। तो भी दर्पण के पास जाना तो जूम की तरह दिखाई देगा, जूम हो रहा है। फिर दूर जाएगा तो तुमको छोटा छोटा होते जाएगा। सेम यही करना, बीच सेंटर हमको मान लो, उसी तरह से यहाँ केंद्र है। इधर जाएंगे तो क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? तो ये जो है ना, इसी समझ लेना। तो वैसा बनाना कि इधर बगल क्या हो जाएगा? दर्पण बगल है, तो इधर क्या, अगर इधर दर्पण है तो इधर बड़ा होगा, इधर क्या हो जाएगा? अगर इधर दर्पण है तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? तो समझ में आ गया ये दो भाग। अब यहाँ से समझना कि इधर बगल जितना वस्तु रखल है ना, यानी सी के इधर बगल दर्पण बगल, इस सब क्या बनेगा? ये वस्तु के रखा हुआ पर जितना वस्तु रखल है उस सब को कहेंगे कि तुम सब बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। तो जितना सी के अंदर में है दर्पण की तरफ से, तुम सब क्या बनाएगा? बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। और सी के बाद जितना है तुम सब क्या बनाएगा? प्रतिबिंब छोटा बनाएगा। छोटा, क्लियर हो गया? क्या बनाएगा बताओ तो? छोटा। इधर बगल क्या बनाएगा? बड़ा। तो ये समझ में आया इतना? अब बताओ, अब तुमसे अब हम पूछते हैं बात को। बताओ तो पी और एफ के बीच में वस्तु रखा हुआ है, तो बताओ तो उसका प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि तुमको पता है सी के अंदर में जितना वस्तु रखल है सबका प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा। अब एफ पर है, क्या है? एफ पर है वस्तु रखा हुआ, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? अब बहुत बड़ा काहे होगा तो हम आगे बताएंगे। बड़ा तो है ये है। अब देखो, एफ और सी के बीच में फिर वस्तु रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? क्योंकि सी और एफ के बीचे में ना है, तो का मतलब बड़ा ही होगा। अब बताओ, सी पर है तो क्या होगा? हाँ, अब सी पर है तो समझना मेन सेंटर है, क्योंकि हम तुमको यहाँ से बंटवारा किए हैं, न कि तोरा हम ई बताए थे। बताओ, इतना हम इधर बताए इधर बताए, सी को छोड़े हुए थे ना। अब बताओ सी पर वाला कहाँ बनेगा? अगर सी हो पर ना रखल है, चौथा नंबर स्थिति कहाँ रखल है? सी पर। तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? बराबर। क्या बनेगा? मतलब हुआ कि सी पर अगर वस्तु रखल है तो प्रतिबिंब का साइज बताओ तो क्या होगा? क्योंकि ये मेन सेंटर है, क्योंकि ये क्या है? मेन सेंटर है। समझ में आ गया? तो इधर वाला बड़ा हो गया। अब बताओ, अब इधर बगल चलेंगे तो इसका प्रतिबिंब का साइज क्या होगा बताओ तो? छोटा होते चला जाएगा। क्या होते चला जाएगा? छोटा होते चला जाएगा। तब बताओ प्रतिबिंब का साइज क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं? तब हमको बताओ, पी और एफ के बीच में है, तो बताओ प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? बड़ा कि छोटा? सीधे दिमाग में एक बात याद रखना, ट्रिक है समझना। क्या पी और एफ के बीच है, यानी सी के अंदर है, बड़ा मार दो बड़ा। सही है। एफ पर है तो मार दो बड़ा। क्या है? सी के अंदर है। एफ और सी के बीच में है तो अभी भी तो अंदरे में ना है, तो मार दो बड़ा पर। हो गया सही। सी पर है तो कहना मेन सेंटर पर आ गया, तो मतलब क्या हो गया? बराबर हो गया। अब सी के बाद अब शुरू करेंगे। सी और अनंत के बीच में है तो कहना कि छोटा होगा, क्योंकि इसके बगल पर है तो क्या है? छोटा। फिर कहेंगे कि अब अनंत पर है तो क्या होगा? छोटा होते चला जाएगा। तब बताओ साइज पता चल गया? तब देखो साइज पता चल गया, क्लियर हो गया। बताओ तब पी और एफ के बीच में वस्तु है तो क्या होगा? तो टेबल में देखो पी और एफ है, इसका साइज पता करना है, क्या है? 12। अब देखो कहाँ? एफ पर है, तो एफ पर है तो इसका साइज बताओ क्या है? बड़ा है, यानी बहुत बड़ा। कैसे? तो ये भी हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो होता है ना अनंत पर बनता है, तो हम ये भी प्रूफ करेंगे कैसे बड़ा है। तो बड़ा तो याद रहेगा ना, बहुत बड़ा कैसे होगा वो हम प्रूफ कर देंगे, क्योंकि अनंत पर वाला वस्तु बहुत बड़ा बनता ही है। अब देखो एफ और सी के बीच, तो देखो एफ और सी के बीच, तो बताओ सी के अंदर में ना है तब 12। तो बताओ 12 क्लियर हो गया? बताओ, इसको टेबल को नहीं देखना, ये समझ गया
टेबल में के सारा बात तुम्हारे दिमाग में। अब बताओ सी पर, तो मतलब क्या, तो सी पर तो देख लो क्या है, बराबर। अब देखो सी और अनंत के बीच, तो बताओ क्या हम बताए, सी और अनंत के बीच यानी सी के इस तरफ है, तो मतलब क्या, छोटा। तो देखो क्या है, सी और अनंत के बीच क्या है, छोटा। इसके बाद क्या है, अनंत पर है, तो अनंत पर है तो हम जितना इधर जाएंगे उसका प्रतिबिंब उतना छोटा होगा, बताए थे। तो बताओ अनंत पर है तो बताओ छोटा कि बड़ा, बहुत छोटा, क्योंकि वो बहुत अनंत बहुत दूर है ना। तो जितना उधर हम जाएंगे दर्पण से, हम जितना दूर जाएंगे उतना हमारे प्रतिबिंब में क्या बनेगा, छोटा। तो वो अनंत पर है इसलिए क्या बनेगा, बहुत छोटा। तो बताओ हमको इस साइज पता कर लिए, वस्तु की स्थिति कैसे कैसे हुआ, ये हम तो तुमको 6 स्थिति बता दिए, 6 स्थिति कैसे हुआ क्लियर हो गया। अब इसका साइज भी पता कर लिया, इसको याद बिना देखे हुए ही तुमको इसी में समझ में आ गया कि हमको कैसे साइज पता करना है। केंद्र से 2 भाग में बांटो, एगो इधर भाग एगो इधर भाग। केंद्र के इधर बगल यानी दर्पण की तरफ सब बड़ा बनेगा, केंद्र से दर्पण से केंद्र से इधर जितना बनेगा सब क्या होगा, जितना दूर जाएगा वो बहुत छोटा होते चलेगा। और एकदम बीच बीच सेंटर में है तो क्या होगा, कैसे करना, सीधे तुम कहना हम 2 हाथ फैला लेंगे, सीधे कहेंगे हम बीच में, ये जो हमारा शरीर है ये क्या है, केंद्र है। इस तरफ आएंगे तो दर्पण इस तरफ है तो बड़ा, इस तरफ होगा तो ये क्या हो जाएगा, छोटा। बस इधर जितना रहेगा छोटा होगा, जितना दूर जाएगा छोटा होता जाएगा, इधर दर्पण बगल जाएगा वो सब क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। तो ये समझ में आ गया। इतना समझ में आने के बाद तुमको ये भी पता हो गया कि वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे, कौन कौन स्थिति होता है। पहले सी होता है, केंद्र से दर्पण बनाए, ध्रुव बनाए, और ये दोनों के बीच में तुमको क्या है, एफ है, क्योंकि कोई भी किरण जब दर्पण से परावर्तन होता है तो वो फोकस सही होकर जाती है। क्लियर है ना, तो इतना समझ में आ गया। तो बताओ साइज पता हो गया इस फिगरे से, बिना याद किए हुए क्लियर हो जाएगा। तनको भी कभी भी पूछेगा कि वस्तु कहीं भी कर देगा, कहेगा अनंत और सी के बीच, तो अनंत और सी के बीच, तो अनंत मतलब उधर तरफ, सी तब बताओ इधर तक का मतलब है केंद्र, वक्रता केंद्र जो होता है मेन सेंटर से हमको उस साइड में है, तो इसका मतलब क्या बोलना है, तो बताओ क्लियर हो जाएगा। तो समझ में आया, तो ट्रिक क्लियर हो गया। अब तुमको है प्रकृति को पता करना, क्या पता करना, प्रकृति। ठीक है, तो प्रकृति तभी पता होगा जब हम जानेंगे कि प्रतिबिंब बनता कहाँ है। तो चलो अब बनने वाला स्थिति बताते हैं कहाँ है, तो ध्यान से समझना। बताइए बिंब समझ में आ गया ना, प्रतिबिंब समझ में आ गया। अब हम तुमको 2 बात ध्यान में रखना है, क्या गो बात, 2 बात ध्यान में रखना है और 1 स्थिति। ठीक है, तो पहला बात क्या है समझो पहले, अगर एफ पर वस्तु रहेगा, अगर कहीं भी वस्तु कहाँ रहेगा, एफ पर रहेगा, वस्तु कहाँ रहेगा, तो इसका याद रख ले रहना, अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। यानी वस्तु कहाँ रहेगा बताओ तो, एफ पर, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। देखो हम यहाँ भी लिखे हुए हैं, एफ पर मतलब अनंत, एक मतलब है एफ पर वस्तु है तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर। अगर अनंत पर वस्तु है तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, सीधे उलट जाता है। यही एगो बात याद रखना है, एफ पर अगर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर यानी फोकस पर। तो बात समझ में आ गया। तो ये दोनों के रिवर्स है। तो एक क्लियर हुआ कि एफ पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्लियर हो गया। तो बताओ तो हम क्या बताए हैं अभी, एफ पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ, तो एगो बात क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ कहाँ है, एफ पर है ना, यहाँ वस्तु कहाँ है, अनंत पर कि एफ पर, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। क्लियर हो गया। अगर अनंत पर है तो कहाँ बनेगा, तो देखो यहाँ अनंत है तो कहाँ बना, एफ पर। तो बताओ ये 2 क्लियर हो गया, तो ये बात हो गया। अब दूसरा का नंबर याद रखना है, अगर सी पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी मतलब वक्रता केंद्र, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। आ गया समझ में। तो सी पर वस्तु है तो कहाँ बनेगा, तो ये भी बात क्लियर। तो देखो यहाँ सी पर है तो वस्तु कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर। तो बताओ ये भी क्लियर हो गया। तो यही बात हम यहाँ लिखे हुए हैं नीचे एक मतलब में हिंदी में करके, कि इसका मतलब ये बराबर अनंत जो लिखे हैं इसका क्या मतलब, तो इसका मतलब यह है कि जहाँ एफ लिखा है, जहाँ क्या लिखा रहेगा, कहीं भी तुमको दिख जाएगा, कोई भी स्थिति में तुमको दिख जाएगा एफ, एफ मतलब कभी एफ न लिखेगा तो कथी लिखेगा हिंदी में, फोकस, नहीं तो मुख्य फोकस। तो सीधे समझना, अगर मुख्य फोकस या एफ लिखल रहेगा तो कहना कि उसके जगह पर हम अनंत लिख देंगे, कहेंगे तू अनंत हो जा, तो क्या हो जा, क्योंकि एफ वाला वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जहाँ अनंत लिखा रहेगा, जहाँ अनंत, अनंत मतलब चिन्ह जानता है ना, ऐसे वाला ऐसा चिन्ह रहेगा तो समझ जाना कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
एफ पर बनेगा। तो ये एक दूसरे को उल्टा है। दूसरी बात कि सी का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनता है। तो भी बता दिया। तो बताइए क्लियर, तुमको बात समझ में आ गया। अब बताओ हमको क्या बताना है कि जहाँ एफ रहेगा वहाँ क्या लिख देंगे। अगर कहेगा वस्तु एफ पर रखा है तो तू कहना प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, हमको पता है। अगर अनंत पर कहिएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा, पता है। सी बोलिएगा तो हम सी ही बोलेंगे। ये दो बात क्लियर, ट्रिक हो गया, ट्रिक समझ में आया ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम सबको स्थिति को समझते हैं। तब बताओ पहला स्थिति क्या था, एफ और पी और एफ के बीच एक के एगो यही स्थिति है, एक के नंबर एगो यही स्थिति। ये दोनों तो क्लियर हो गया ना कि कहाँ कहाँ बनेगा। ये दो बात हमेशा याद रखना, इसी से सारा बात क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो, अब आगे हम बता रहे हैं क्या है समझना कि पहला नंबर स्थिति बताओ तो कहाँ है, पहला नंबर वस्तु का पोजीशन बताओ कहाँ है, पी और एफ के बीच। तो सिर्फ एगो यही याद रखना, पी और एफ के बीच, ठीक है। एगो यही सिर्फ याद रखना कि इसका फोटो जो होता है ना, यानी दर्पण के काफ़ी नज़दीक होता है, इसलिए जो इसका फोटो बनता है ना, ये दर्पण के आगे नहीं बनता है। ये हमेशा याद रखना, ये सीधे दिमाग में यही रखना कि जो है ना वस्तु पी और एफ के बीच है, मतलब दर्पण के काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। इसलिए इसका फोटो जो होता है ना दर्पण के सामने न बन के कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। इसको प्रूफ भी करेंगे कि पीछे कैसे बनेगा, पहले तो ये समझ लो। तो पी और एफ के बीच में अगर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। बताओ ये एगो याद रखने में कोई हर्जा भी है तुम लोगों का, दर्पण के क्या पीछे, सिर्फ याद रहेगा कि कहाँ बनेगा। लेकिन साइज पता करना था, साइज तो तुमको पता है कि इधर बगल है तो क्या होगा, बड़के होगा, तो बड़ा होगा, तो साइज तो पता हो गया। तो सिर्फ एगो बात यही याद रखना कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जैसे कि एफ पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो ये पी और एफ जो होता है ना, सिर्फ याद रखना में पी घुस गया, पी मतलब ध्रुव घुस गया ना, तो ये दर्पण के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए जिसका प्रतिबिंब जो होता है ना दर्पण के पीछे बनता है, आगे नहीं बनता। तो एगो ये बात याद रहेगा, सिर्फ एगो बात याद रखो। बाकी तुमको कई केस है, 6 गो है ना, 6 गो तोरा जवान पर ऐसे क्लियर होगा। सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है। तो पी और एफ के वस्तु का रखल रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो देखो पी और एफ के बीच है तो ये तो बड़का बनेगा, पते हैं, क्योंकि वक्रता केंद्र के अंदर है। इसके बाद कहाँ बनेगा तो बताओ, तो दर्पण के। एगो बात सिर्फ याद रखना है, बाकी इतना जो है ना ये पूरा ये जो घजर मजर टेबल दिख रहा है, ये सब तुमको ऐसे ही याद, ठीक। अब बताओ दर्पण के पीछे बना तो रंगल बगल बना कि चिकनी चमकीली सतह बगल, रंगा हुआ भाग बगल। तो जब रंगा हुआ भाग बगल बनता है तो काल्पनिक की वास्तविक। तो हम कितना दिन तुमको बताए हैं, हर क्लास में यही बताते आ रहे हैं कि दर्पण के पीछे मतलब रंगल बगल है तो हम वो प्रतिबिंब बनता नहीं है, उसको हम प्रतीत करते, आभास करते हुए बनाते हैं, यानी एक काल्पनिक मान लेते हैं कि यहाँ पर बनेगा। तो बताओ दर्पण के पीछे बन रहा है तो काल्पनिक की वास्तविक, तो काल्पनिक होगा। तब बताओ वही होता है प्रकृति। नेचर बताओ इसका कैसा है, वास्तविक है कि काल्पनिक है, यही होता है प्रकृति। कभी भी कहेगा कि अवतल दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को रखा गया है, बात समझा हमारा। अवतल दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु रखा गया है, तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति बताए। तो सही सी प्रकृति लिखेगा तो कहना हम इसका नेचर हमसे पूछ रहा है कि कैसा बना है, वास्तविक की काल्पनिक। तो कहना पी और एफ के बीच में, मतलब दर्पण के काफ़ी नज़दीक में है, तो उसका प्रतिबिंब जो है ना सामने नहीं बन पाता, वो कहाँ बनता है, पीछे। एगो यह नंबर केस याद रखना, बाकी पांचों तुमको जुबान पर अभी क्लियर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो बताओ दर्पण के पीछे, पीछे वाला क्या है, काल्पनिक। तो बताइए पहला का बॉक्स पूरा का पूरा क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ, पी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब का साइज, तो पी और एफ के बीच में केंद्र से क्या है, कभी भी साइज पूछेगा तो यह बंटवारा, दो भाग में ऐसे करके बंटवारा, बीचे एकदम सेंटर सी, इधर बगल दर्पण है तो इधर बगल बड़ा और इधर बगल क्या छोटा। तो देखो पी और एफ यानी सी के अंदर में है, तो देखो साइज क्या बताना, बड़ा। प्रकृति बताना है तो प्रकृति क्या होगा, दर्पण के पीछे बन रहा है तो काल्पनिक एवं क्या, कहाँ बनता है बताओ, तो दर्पण के पीछे बनता है। क्लियर। अब इसके बाद तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो ट्रिक बताए हैं वही करना। एफ पर है प्रतिबिंब तो कहाँ बनेगा, एफ पर वस्तु है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर, और अनंत पर है तो कहाँ बनेगा, एफ पर है। सी पर है तो कहाँ बनेगा, ये बताए है ना। अब समझो बढ़िया से। तो पहला स्थिति क्लियर। दूसरा का एफ पर है, किस पर है, एफ पर है। तो एफ पर है वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ, तो देखो एफ पर है वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ, तो अनंत किधर है, इस दर्पण में अनंत किधर है, चिकनी चमकीली सतह बगल इधर है, दर्पण के पीछे नहीं ना, दर्पण के कहाँ है। तब बता एन्ने बनेगा अनंत पर,
तो इधर बना, तो बताओ काल्पनिक की वास्तविक, क्योंकि चिकनी चमकीली सतह इधर है तो वास्तविक ना होगा। तो देख लो यहाँ प्रकृति में वास्तविक है, वास्तविक हमेशा क्या होता है, ये तो तुमको पहले से ही बताते आ रहे हैं कि वास्तविक क्या होता है और काल्पनिक क्या होता है, सीधा होता है। तो बताओ ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब बताओ अनंत पर बनेगा, तो अनंत पर बनेगा, इतना बड़ा अनंत कहाँ है, अनंत पर बनेगा तो क्या होगा, बड़ा कि छोटा, बहुत बड़ा, क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। तो यह ले लें यहाँ पर है, क्योंकि अनंत पर बना, हमारा दिख भी नहीं रहा है अनंत, समझ में आ रहा है ना, तो क्या होगा, बहुत बड़ा। तब बताओ ये भी याद रहेगा, अनंत पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब तो क्या होगा, और जब फोकस पर हुए है अनंत से किरण आएगी, और फोकस पर बनेगा तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। तो देखो अनंत पर वाला है तो क्या है, तो एक है बहुत बड़ा, और ओकरे उल्टा कर देते वो कथी है, यानी एफ पर का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो एफ पर वाला जो होता है उसका प्रतिबिंब होता है बहुत बड़ा, और अनंत पर जब इसका अनंत पर जब वस्तु रखा जाता है उसका प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, बहुत छोटा। तो ये भी क्लियर। तो बताओ हमको ये बताओ एफ पर है तो ध्यान में रखना का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, मतलब बहुत दूर है, मतलब बहुत बड़ा, बात खत्म हो गया। तो बताओ यहाँ एफ पर है तो प्रतिबिंब की साइज क्या, और चिकनी चमकीली सतह ये साइड ना है, दर्पण के आगे ना है, तो क्या होगा, वास्तविक, वो क्या होगा, अब प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताओ तो, क्लियर। तो बताओ एफ पर हो गया। अब है एफ और सी के बीच, अब क्या है, एफ और सी के बीच। तो अब समझो एफ और सी के बीच, तो एक हम लिख के समझेंगे, यहाँ लिख ही के बताएंगे, यहाँ कहे ना लिखेंगे, तो लिख के हम कहते हैं। बताओ किसके किसके बीच में वस्तु है, अब एफ और किसके, तो एफ और सी के बीच। ध्यान में रखना यहाँ हम क्या लिख रहे हैं समझो, एफ क्या है बताओ तो, एफ और सी के बीच, ये ना है। तब बताओ एफ और सी के बीच में है तो एफ है, तो एफ को हम क्या लिखेंगे बताओ तो, एफ के जगह पर हम कहे थे कि इसके जगह पर क्या तुमको लिखना है, अनंत लिखना है। तो चलो अनंत का चिन्ह कर दिए, और का और सी के बीच है, तो सी का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी या के या बीच के बीच। बताओ इतना क्लियर हुआ। तब बताओ अब एफ और सी पूछेगा तो सीधे कहना एफ पूछा है तो ओकरा लिख दो, कहाँ बनेगा, और का और सी का कहाँ बनेगा, सी या के बीच के बीच। तो बताओ एफ और सी के बीच में वस्तु रखल है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताओ ऐसी क्लियर। हम तुमको ट्रिक बताओ, अब फिट हो गया कि नहीं। तो बताओ एफ और सी के बीच में है, तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ है तो कहाँ अनंत, और सी है तो कहाँ सी, और ओकरे कहाँ बीच में। तो बताओ इधरे ना बनेगा, कहाँ है बताओ तो, अनंत और सी के बीच। तो अनंत और सी के बीच इधरे बनेगा प्रतिबिंब। तो इसका मतलब है कि वास्तविक उल्टा, वास्तविक की काल्पनिक, तो वास्तविक, तो वास्तविक है ये, और वास्तविक क्या होता है, उल्टा होता है। अब बताओ ये वस्तु रखल कहाँ था, एफ और सी के बीच, तो अभी भी तो केंद्र के अंदर में ना है। तो बताओ प्रतिबिंब बड़ा कि छोटा, बड़ा बनेगा। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्लियर। अब बताओ अगला स्थिति क्या है, सी पर। तो सी पर है, तो बताओ सी पर है तो सी पर का प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताओ तो, सी पर का प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, तुमको पता है। लिख देंगे कि सी पर का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। तो देख लो सी पर का प्रतिबिंब सी पर बनेगा, तो सी पर का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। तो सी पर बनेगा तो यहीं पर बनेगा सी पर, या तो ऊपर या तो नीचे, वो बताएंगे अपने पता चल जाएगा नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा, ठीक है। जब सी पर बनेगा तो बता इसका साइज देखेंगे तब बराबर की छोटा कि बड़ा, क्योंकि एकदम केंद्र पर है तब बराबर। तो देखो ये में लिखा हुआ है बराबर, आ गया समझ में। इसके बाद बताओ प्रकृति क्या होगा, क्योंकि दर्पण के सामने बना है तो मतलब क्या, वास्तविक और वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और क्या उल्टा। तो क्लियर हो गया। तो ये भी क्लियर है सी पर। अब अगला है सी और अनंत के बीच। तो फिर हम सी और अनंत लिखते हैं, यहाँ पर याद रखना हम क्या लिख रहे हैं, सी, और इधर लिख देते हैं अनंत, ठीक है, इधर लिख देते हैं अनंत। अब बताओ तो एकरा कहाँ लिखेंगे, सी पर का है तो कहाँ बनेगा, सी पर, अनंत का कहाँ बनेगा, एफ पर। तब तो समझ में आ गया तुमको। अब बता सी और एफ के बीच, तो देखो सी और अनंत है तो कहाँ है, सी और एफ के बीच, क्लियर। इसके बाद बता सी और अनंत है तो सी और अनंत ए साइड चला है ना, तब बता वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा कि बड़ा, तो छोटा हो गया, क्योंकि उधर चल गए तो छोटा हो गया ना, मेन सेंटर से उस पार चले गए, छोटा हो गया। अब बताओ उस पार है तो दर्पण के सामने ही ना है, तो वास्तविक और क्या हो गया, उल्टा। और कैसे बना था, सी और एफ के बीच में। तो क्लियर हो गया ये भी चीज़।
अब देखो, अब कौन सा लास्ट टॉपिक है, अब क्या यानी लास्ट स्थिति आप तुमको क्या बताओ तो अनंत। तो अब अनंत पर के कहाँ बनेगा बताओ तो एफ पर बनेगा। तो देखो अनंत पर है तो कहाँ बना, एफ पर बन गया। क्लियर। इसके बाद बताओ अनंत पर है, वस्तु एकदम अनंत पर है, बहुत दूर है, और ओकर प्रतिबिंब कहाँ बनने आ रहा है, एफ पर आ रहा है, ए पर, ये बिंदु साइज के इस पर बन रहा है, एकदम बिंदु साइज के। तो बिंदु साइज का मतलब क्या हुआ, बहुत छोटा। अब बताओ है तो दर्पण के सामने ही ना, तो ये क्या हुआ, वास्तविक ना होगा। सिर्फ दर्पण के पीछे बनता हुआ ना काल्पनिक होता है, तो ये वास्तविक। और क्या हुआ, तो बताइए पूरा टेबल समझ में आ गया, ये पूरा एक फिगर से पूरा टेबल तुमको बन गया। अब हम तुमको इसको नहीं देखना, तुम सब मुजबानी बताना, यहाँ पर सिर्फ ध्यान दो। अब तुम यहाँ पर ध्यान दे के यहीं पर बनाना, देख के मत बोलना। बताओ पी पर वस्तु को रख सकते हैं, नहीं। अब जिस पर फोटो बनाना है वो बैठ जाएंगे, तो होने वाला है प्रतिबिंब, नहीं। पी और एफ के बीच में रख सकते हैं, एकदम रख सकते हैं। तो बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हम तुमको बताए हैं ना कि यह एगो स्थिति याद रखना है। काहे ऐसे का होता है, क्योंकि ये दर्पण के इतना नज़दीक हो जाता है ना कि इसका प्रतिबिंब हमें दिखता ही नहीं, तो कहाँ जाके बनता है, पीछे जाकर बनता है। ठीक है, तो ये स्थिति क्लियर हो गया। अब बताओ दर्पण के पीछे बना हुआ है, ठीक, पूछेगी कहाँ बना था, कहाँ बताया। अब हम इसका पूछेंगे दर्पण के पीछे, तब प्रकृति बताओ, काल्पनिक और क्या, क्योंकि दर्पण के पीछे बना कर मतलब है रंगल बगल बना हुआ, तो काल्पनिक होगा। अब हम कहेंगे कि बताओ इसकी साइज बताओ, तो हम तुमको क्या बताए थे, सी के अंदर वाला है तो सब क्या होगा, बड़ा होगा। सी के अंदर वाला होगा तो क्या होगा, तो ये भी क्लियर हो गया। अब बताओ पहला स्थिति खत्म, यानी स्थिति जो यहाँ पी और एफ के बीच में था तो बता दिया ना। अब बताओ एफ पर है वस्तु, कहाँ है रखा हुआ वस्तु, तो एफ पर वाला जो फोटो होता है वो कहाँ बनता है, तो हम तिरिक बताए थे कि एफ का कहाँ रखना, अनंत पर। तो कहाँ बनेगा, तो एफ वाला बता दिया, अनंत पर। अब पूछेंगे कि इसकी प्रकृति बताओ, तो अब ध्यान में रखना अनंत कहाँ है, दर्पण के सामने ही ना है। एक मतलब है कि दर्पण के सामने वाला तो सब क्या होता है, इससे पीछे भी हम बताए थे, जो दर्पण के सामने बनता है वास्तविक होता है, जो दर्पण के पीछे बनता है क्या होता है, काल्पनिक होता है। दर्पण के सामने अनंत है तो इसका मतलब है वास्तविक है, वास्तविक क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये भी क्लियर। अब हम तुमसे पूछेंगे इसका साइज बताओ, तो कहना कि एफ पर है, तो मतलब है कि केंद्र से अंदर में ना है, तब बड़ा, लेकिन बना कहाँ है, अनंत पर, तो बहुत बड़ा, क्या हो गया, बहुत बड़ा। तो बताओ ये भी क्लियर हो गया। अब बताओ एफ और सी के बीच में, तो हम क्या कहेंगे, लिख के बनाना, एफ का कहाँ होगा, और सी पर का कहाँ होगा, तो एफ का अनंत और एफ और सी का कहाँ, तो बताओ अनंत और कहाँ, बताओ हमें क्लियर हो गया, अनंत और सी के बीच। तो अनंत और सी के बीच। अब बताओ अभी भी वस्तु कहाँ है, केंद्र के अंदर में है, तो केंद्र के अंदर में है तो मतलब है केंद्र के अंदर में तो क्या होगा, तो अगर साइज पूछेंगे एफ और सी के बीच वाला तो क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि वस्तु कहाँ है, एफ और सी के बीच में, यानी केंद्र के अंदर में है, तो मतलब अभी भी बड़े हैं। तो बताओ ये भी क्लियर हो गया। अब बताओ अनंत और सी के बीच बना है, अनंत और कहाँ, सी के, एक एफ को कहाँ अनंत देव न बोले हैं, और सी को सी, तो अनंत और सी के बीच में बना है, तो इसका मतलब है कि वो अभी भी तो दर्पण के सामने ही ना है, ये ना दोनों के बीच में है। तो बताओ वास्तविक की काल्पनिक, तो वास्तविक, वास्तविक क्या होता है, तो बताओ ये भी क्लियर। अब चलो सी पर, तो सी पर है एकदम मेन सेंटर पर, अब वस्तु आ गया, वस्तु को कहाँ रख दिए, मेन सेंटर सी पर। तो सी पर वाला का फोटो कहाँ बनता है, सीहे पर बनता है। तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी बताए हुए थे, सी पर का कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। अब बताओ सी पर ही बनेगा तो दर्पण के पीछे है कि आगे है, तो मतलब वास्तविक की काल्पनिक। तो प्रकृति पूछेंगे तो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। अब हमको बताओ साइज बताओ, तो मेन सेंटर पर है, तो इसकी साइज एकदम क्या होगा, परीक्षा में साइज भी लिख देता है इंग्लिश में साइज, साइज ऐसे, और न तो कभी कभी लिख देगा आकार बताओ, तो क्या होगा, बराबर। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण कोई में भी दे देता है, ठीक है, ज़्यादातर अवतल दर्पण लिखेगा। अवतल दर्पण में सी पर का वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कहना सीहे पर बनता है, उसकी साइज बताइए, तो क्या बताना, बराबर करना है, मेन सेंटर है, बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना, ये ट्रिक बहुत बड़ा काम करेगा तुमको आगे चलकर, ठीक ना। जब इसका हम पूरा प्रूफ करेंगे ना, अभी जो तू बोल रहा है यहाँ वहाँ बनेगा, ये सब प्रूफ होगा फिगर के साथ। अब चलो सी और अनंत के बीच में है, तो सी और अनंत के बीच का मतलब आप पार कर गए सी से, तो इसका मतलब है कि बात कुछ बदलेगा। तो सी और अनंत है, तो सी मतलब कहाँ बनेगा फोटो, सी पर। अनंत का फोटो कहाँ बनेगा, एफ पर। बताया है ना कि अनंत का फोटो कहाँ बनेगा,
तब बताओ किसके किसके बीच में इसका फोटो तैयार होगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और अनंत के बीच में अगर वस्तु है तो इसका फोटो कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में तो जान गए कि कहाँ बनेगा, वो जान गए, लेकिन वो भी तो दर्पण के अभी सामने ही ना है। तब बताओ काल्पनिक कि वास्तविक? वास्तविक। तो क्लियर ये भी। अब बताओ इसकी साइज बताओ। तो साइज पता होता है वस्तु कहाँ रखा हुआ है वहाँ से। तो वस्तु कहाँ रखा हुआ है? तो सी और अनंत के बीच है का मतलब सी पार कर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? छोटा। तो बताइए पाँचवा स्थिति भी समझ में आ गया। अब छठा नंबर स्थिति कहाँ है? अब अनंत पर वस्तु रखा हुआ है। तो अनंत पर का वस्तु जो रखा रहता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एफ पर बनता है। तो एफ पर आकर बना, तो यहाँ पर आकर बन गया, तो एफ पर बना। तो सी पर का वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये भी क्लियर हो गया, कहाँ बनेगा वो जान गए। अब बता एफ, तो एफ भी तो दर्पण के सामने ही ना है। तब प्रकृति बताओ तो क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और क्या होगा? उल्टा। अब हमको बताओ इसकी साइज बताओ। अनंत पर के है, अब बना है एफ पर भी। एफ यहाँ का है बिंदु साइज के हो। तो बिंदु साइज क्या है? तो बिंदु साइज तुम जानवे करता है बहुत क्या होता है? तो बहुत छोटा। तो बताओ समझ में आ गया। तो ये पूरा ये जो अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण और भी केस जो होता है, कैगो स्थिति है में रखा हुआ, एकरे केस बोलते हैं। स्थिति नंबर फर्स्ट, तो इंग्लिश में कहेंगे केस नंबर फर्स्ट। ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट में तो केस कैगो में अवतल दर्पण में तैयार हुआ? 6 गो। 6 तुमको क्लियर ऐसी हो गया, बिना तुम फिगर बनैले, बिना कुछ कहले, एक तरीका से तूने इसको पूरा 6 को 6 ये पूरा टेबल याद कर लिया। अब आ गया समझ में? अब हमको कोई बताओ, हम तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ तो एफ और सी के बीच में वस्तु रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बस दिमाग में सीधे सोचो। एफ पूछे हैं तो अनंत, सी पूछे तो सी है, हो गया। अब हम तुमसे पूछेंगे अनंत पर वस्तु है तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? आप कहेंगे पी और एफ के बीच में है। तो कहना कि सर जी तो दुइये तरीके बताए थे, एफ और अनंत और एगो सी। पी नहीं बोले कर मतलब चल जाओ पीछे। इनमें पी जुड़ गया ना, तो कहना तो चल जाओ पीछे, तुम सामने नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि तू दर्पण के काफ़ी नज़दीक में, इसलिए तू कहाँ चल जाओ? पीछे। तो एगो यह ना समझना था, बाकी तो पाँचों तुम्हारे हाथ में है। अब समझ में आ गया बढ़िया से? कभी भी तुमसे एग्जाम में पूछेगा, फटाक से फिगर बना के पूरा एकदम सही सही जवाब दे देगा। ठीक। अब हम तुमसे पूछेंगे, बताओ वस्तु अनंत और सी के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कहना कि अनंत और सी पूछे ना, तो अनंत का मतलब एफ पर और सी का मतलब सी पर। तो एफ और सी के बीच, कभी रहेगा सी और एफ के बीच में, तो गलती हो गया। अरे एन से एन है ना, तो एन से एन कहेगा सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच में वस्तु रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सी और एफ के बीच में, कोई कहा एफ और सी के बीच में, तो गलती हो गया। तो दोनों तो एक ही चीज़ है, ओकरे बीच में ना है। तो कभी कभी उलट के लिखल रहता है, तो यहो बात से कन्फ्यूज नहीं हो जाना। हम तुमको भेजेंगे कि एफ और सी के बीच में बनेगा, वहाँ कहेगा सी और एफ के बीच में बनेगा, तो गलती हो गया। वो तो उसी के बीच में ना है, तुम इधर से बोला है और क्वेश्चन वाला इधर से बोल रहा है। तो बताइए पूरा क्लियर हो गया। तो एक ही तरीका तुम अपना लिया, इससे आगे जो भी हम तुमको अब सत्यापित करेंगे, ये सब जितना ये बना है ना, कि यहाँ बना है, उल्टा बना है, बड़ा बना है, इसके बीच में बना है, ये सब अब प्रूफ होगा। प्रूफ करेंगे बस, ये क्लियर हो गया तुम्हारा। तो याद रहेगा। अब हम जब प्रूफ करने चलेंगे तब पूछेंगे तो पहले से